थ्योरी। ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझना है तो इसमें हम लोग को क्या समझना होगा, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो दिया हुआ है एब लेमेराइट का दिया हुआ है। किसने दिया? एब लेमेराइट साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात किए थे। नहीं, इनके द्वारा ये जो बता रहे थे बिग बैंग थ्योरी में, तो इसमें बात किया गया था ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन उसमें क्या बिग बैंग थ्योरी में जो बताया गया था, तो अकॉर्डिंग टू ये दिस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में अगर बात किया जाए तो हमारा जो यूनिवर्स है, ऐसा माना जाता है कि 20 बिलियन ईयर एगो हमारा बना है, खासकर सोलर सिस्टम 20 बिलियन ईयर एगो। ये जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, तो उसमें बताया गया था थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में, कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बना है। क्या है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन? अगर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की हम लोग बात करें, जो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत आता है, बिग बैंग थ्योरी में, तो इसको समझना है तो हम लोग एक आसान सा एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसका एक फिक्स लाइफ स्पान होता है, एक फिक्स लाइफ है ना। जैसे किसी लिविंग की बात करें तो जन्म लेता है, बड़ा होता है, एडल्ट स्टेज में आता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मारा जाता है। ये तो कोई भी लिविंग। आप इस घर को ही ले लो जो हम लोग का क्लासरूम है, अभी अच्छा है, सुंदर है, लेकिन हो सकता है आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या 2000 साल बाद ये खंडर हो जाए। तो जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, उसका एक फिक्स लाइफ स्पान होता है। तो एक ना एक टाइम होगा जब वो खत्म हो जाएगा। पहला तो ये। दूसरा बात है कि जो हमारा यूनिवर्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स में भी जितना भी चीज़ है उसका भी एक सर्टेन लाइफ है, उसका भी एक सर्टेन लाइफ। हमारे अर्थ तक जो अर्थ से जो हम लोग ऊपर रात के समय में आसमान में देखते हैं, तो क्या होता है, ढेर सारा स्टार सब टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो जो स्टार सब है, जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी उसका लाइट कहिए हमारे आई तक आ पाता है, तभी जाके हम लोग उसको देख पा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि वो स्टार जो है, जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो कितना ज़्यादा वो लाइट इमिट कर रहा होगा। और लाइट बोले तो एनर्जी, कितना ज़्यादा वो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो उस स्टार के बारे में तो ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन सन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग के पास जानकारी है। सन के बारे में अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ का नियरेस्ट स्टार बोल दीजिए सन है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि सन। तो तो जो नियरेस्ट स्टार हमारा जो सन है, तो उसमें क्या है कि सन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उसमें क्या हो जाता है कि सन से जो एनर्जी निकल के आ रहा है, जैसे गर्मी के समय में 1 घंटा धूप में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, तो उतना एनर्जी आ रहा है। और ये अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ भी जो है सन का ही है, लाइट, सनलाइट ही आता है, हम लोग पढ़े इकोलॉजी में भी देखे, जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। सन जो है हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। आखिर सन से कितना एनर्जी निकल रहा है, तो उसके बारे में एक आर्टिकल बहुत पहले पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था, जस्ट आप इमेजिन कीजिए 1 करोड़ परमाणु बम, वो भी 1-1 टन का, एक साथ फोड़ दिया जाए, तो जितना एनर्जी निकलेगा पर सेकेंड सन से उतना ही एनर्जी निकलता है। 1 करोड़ परमाणु बम तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो 1 करोड़ परमाणु बम का जो एनर्जी निकला सन से, कहिए पर सेकेंड सन से एनर्जी निकल रहा है, तो वही एनर्जी कहिए हमारा जो ब्रह्मांड है, या यूँ कहिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हर एक जगह वो बिखर जाता है वही एनर्जी में से कुछ एनर्जी कहिए अर्थ तक आ रहा है, और अर्थ पे जो लाइफ चल रहा है उसी के कारण चल रहा है। तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी। अब क्वेश्चन ये उठ के आता है, इतना एनर्जी आया कहाँ से सन के पास? तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि
सन के पास बोला जाता है कि फिजन और फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, संलग्न संलयन रिएक्शन, नाभिकीय संलग्न संलयन रिएक्शन वहाँ चलता रहता है। उसी से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलता है और वही एनर्जी हमारे अर्थ तक भी पहुँच पा रहा है लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, बोलिए फोटोन का। तो सन का भी एक लाइफ है, सन का भी अपना एक लाइफ है। तो सन से हजारों गुना बड़ा स्टार सब है, सन से भी बड़ा है। तो सोचिए वहाँ पे कितना ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रहा होगा, तभी तो करोड़ों किलोमीटर दूर हम लोग हैं, फिर भी आसानी से वो लाइट हमारे आई तक पहुँच पा रहा है। कोई भी चीज़ जब हीट होता है, जैसे मान लो ये स्टार है और अभी ये हीट हो रहा है, तो कोई भी चीज़ जब हीट होता है तो इसमें एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंड कर रहा है। जो भी स्टार है उसके बारे में बोला जाता है कि वो एक्सपेंड कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपना साइज बढ़ाता जा रहा है। लेकिन जब स्टार का लाइफ खत्म होता है, तो जब लाइफ खत्म होने लगेगा तो क्या होगा कि इसका एनर्जी कमने लगता है, घटने लगता है, ये बाहर से ठंडा पड़ने लग जाता है। और कोई भी चीज़ जब ठंडा पड़ेगा तो ये कंडेंस होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। आप कह सकते हैं कंडेंस हो रहा है, दैट मीन्स सिकुड़ रहा है। ये धीरे 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 सिकुड़ने लग जाता है, ये सिकुड़ रहा है, लेकिन हीट अभी भी अंदर में है। जब ये पूरी तरह से सिकुड़ने लग जाएगा तो इसी में हो जाता है एक्सप्लोजन। जैसे एक्सप्लोजन क्यों हुआ, अगर इस बात को समझे तो एक आसान सा एग्जांपल लेके समझते हैं। हम लोग जो दीपावली में पटाखा जो छोड़ते हैं, नहीं उसमें जो बुलेट बम, आलू बम या और भी बहुत तरह से लोग बोलता है, उस बम का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर गौर से देखोगे, कभी अगर आपने उसको खोल के देखा हो, तो एक छोटा सा डब्बा होता है और इसमें इस तरह से आग लगाने के लिए बत्ती लगा रहते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्या डाल देंगे, बारूद, इसमें बारूद डाल दिया जाता है। अब बारूद जो डाल दिए, बारूद के ऊपर ये जो डब्बा है इसको क्या किया जाता है कि रस्सी से बांध दिया जाता है, रस्सी इसमें लगा होता है। और बाहर से सुंदर दिखने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से कागज में या प्लास्टिक में कवर कर देते हैं सुंदर सा। अब इसमें अगर आग लगाया जाए, इसमें हम लोग आग लगाते हैं, तो वो जो है आग को कहाँ लेके चला गया, अंदर में, बारूद के पास। तो बारूद अचानक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से जो रस्सी इसको बांधे हुए है, रस्सी उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो वही एनर्जी जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और बाहर से उसको कौन कवर करके रखा है, रस्सी। तो उसमें जबरदस्त विस्फोट हो जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है। हम लोग छोटे थे तो एक आलू बम लेते थे और इसको कवर कर देते थे, मिट्टी का घड़ा या कोई भी बर्तन है तो उससे। एक छोटा सा पटाखा इस मिट्टी के घड़े को इतना टुकड़ा में तोड़ देगा कि आप काउंट नहीं कर पाओगे, काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो जरा सोचिए कि छोटा सा के पास कितना ज़्यादा कैपेसिटी। और ये ब्लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर रस्सी बंधा हुआ था। नहीं, अगर आप रस्सी इसका खोल दो और फिर आग लगाइए तो ब्लास्ट नहीं करने वाला है। तो रस्सी क्या क्या टाइट होल्ड किए हुए है। तो यहाँ पे स्टार में भी वही है, स्टार में जब इसका लाइफ खत्म होता है तो बाहर से जो है ना, ये अंदर की ओर आने लगेगा, बाहर ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होगा, कोई भी चीज़ ठंडा होगा तो कंडेंस होगा, और कंडेंस होगा तो ये अंदर की ओर आने लग जाता है। और अंदर के हीट को वो बाहर अब निकलने दे नहीं रहा है, अंदर तो अभी भी हीट है। इसी में क्या हो जाता है, जबरदस्त विस्फोट। अगर 1 सेकंड का भी विस्फोट हम लोग मान लें और सन वाला ही विस्फोट मान लें, तो जरा इमेजिन कीजिए 1 करोड़ परमाणु बम 1-1 टन का, उतना जबरदस्त विस्फोट हो जाएगा। और जैसे इसमें विस्फोट होगा तो गारंटी है ये जिस भी चीज का बना हुआ है उसका छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, बोले तो यूनिट में टूट जाएगा। आप कह सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। फाइनली एटम ही कह सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा क्या है, एटम है। एटम में अब ये क्या हो गया कि ब्रेक कर चुका है या टूट गया, नहीं, एटम में ये टूट गया। 1 सेकंड बच्चों, हेलो।
नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एटम में टूटेगा, बहुत दूर दूर चला जाएगा, बिखर जाएगा, ये सब क्या होगा, बिखर जाएगा। यही जो एक्सप्लोजन होता है, इसी एक्सप्लोजन को हम लोग बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या नाम दिया जाता है, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसी को बोला जाता है। तो थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, तो थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, एटम में टूट गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप लोग ये भी जानते हैं ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी का एक फार्मूला होता है ग्रेविटेशन में, आप लोग पढ़े होइएगा, F बराबर Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब जिसमें भी मास है तो उसमें अट्रैक्शन होगा, मास है तो अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एटम सब आपस में अट्रैक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना मास है, धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगा। एटम सब क्या हो गया, धीरे धीरे अट्रैक्ट करता गया एक दूसरे को। तो विस्फोट जो हुआ तो दूर गया, फिर ग्रेविटेशनल के कारण अट्रैक्शन भी आ गया। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, एक मोशन भी आ गया। और आप लोग जानते हैं कि स्पेस में जाके अगर इस पेन को आप घुमा के छोड़ दीजिए तो घूमता रहेगा, क्योंकि कोई रेसिस्टेंट इस पे नहीं लगेगा, तो वो घूमता रहेगा। तो एक मूवमेंट आ गया, नहीं। और एटम मॉलिक्यूल सब जब कंडेंस होने लगा तो एक बादल के तरह स्ट्रक्चर बना था, जिसको नाम दिया गया था सोलर नेबुला। कंडेंस जो हो रहा था तो एक बादल के तरह स्ट्रक्चर बन गया था, जिसको नाम क्या दिया गया था, सोलर नेबुला के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। गैसियस क्लाउड था, डिस्क शेप का था, ये जो था डिस्क शेप का गैसियस क्लाउड बना था, जिसका नाम क्या पड़ा था, सोलर नेब्यूला। तो सोलर नेबुला बना, डिस्क शेप का था सोलर नेबुला, डिस्क शेप का था, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर था, तो सोलर नेबुला बना। और यही जो सोलर नेबुला है, इसी सोलर नेबुला का सेंटर पार्ट जो आज भी गर्म है, जिसको माना जाता है कि सन है, सोलर नेबुला का सेंटर पार्ट सन। सन के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसी में मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, इस तरह से ढेरों बना। तो सन से डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ जो होता है, मतलब नंबर की बात करें तो अर्थ थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। अर्थ पे जो लाइफ है उसके बारे में बोला जाता है, इसलिए लाइफ है कि सन से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत नजदीक है। जैसे मर्क्यूरी, वेनस, इस सब पे लाइफ इसलिए नहीं है कि सन के बहुत नजदीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण आप कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रुक नहीं रहा है, सब वेपर बन के निकल ले रहा है। अगर है भी तो वेपर बन के निकल जाएगा, और बिना वाटर के लाइफ मुश्किल है, क्योंकि लाइफ जो आया वाटर में आया, पानी में आया, आप लोग को पढ़ा हुआ है सेल बायोलॉजी। तो अर्थ का डिस्टेंस न तो दूर है ना ही नजदीक है। जो अर्थ से दूर है तो माना जाता है कि ठंडा ही है, बहुत ज्यादा ठंडा है, ऐसा माना जाता है। तो पहला है कि थर्ड नंबर पे अर्थ। तो अर्थ कैसे बना, तो यही एटम मॉलिक्यूल सब आपस में फिर जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया और अर्थ का फॉर्मेशन किया, अर्थ बना। अर्थ पे आज भी आप देखिएगा कि अट्रैक्शन के कारण ढेर सारा पार्टिकल बाहर से आता चला जाता है, ढेरों पार्टिकल। जैसे आपने नाम सुना होगा धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब आज भी आ रहा है, क्योंकि जो बहुत दूर चला गया था अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कहिए कि कंट्रोल में आया, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, धूमकेतु, उल्का पिंड, सब। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। नहीं, सोलर सिस्टम का जो निर्माण है तो उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा रोल है। और ये सब बात है जो साइंटिस्ट लोग आइडिया लगाए, लगभग जो हमारा यूनिवर्स ओरिजिनेट किया वो 20 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स, और उसके बाद उसी में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा, तब हमारा सारा का सारा सोलर सिस्टम आया होगा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम बना
तो ऐसा माना जाता है 4.5 बिलियन ईयर एगो का ये जो है हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम की बात हो रही है और इसके बारे में बोला गया 4.5 बिलियन ईयर एगो, ऐसा माना जाता है एगो ये हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। उसी सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आया। जब हमारा अर्थ है तो आपको याद रखना है थर्ड नंबर पे है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरह से चलता है नहीं। तो हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ कैसे, बिग बैंग थ्योरी से। शुरू में जो अर्थ बना था तो गारंटी है ये बहुत ही गर्म रहा होगा, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बना, बहुत ही ज्यादा गर्म था। हमारा जो अर्थ है, अर्थ की अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, ये अगर अर्थ है तो अंदर मतलब ये बहुत ही शुरू में क्या होगा, गर्म होगा, प्लस गैसियस क्लाउड का और भी चीज सब रहा होगा। ये हमारा अर्थ बहुत ही ज्यादा गर्म था। इस बात का प्रमाण आज भी मिलता है कि अर्थ का जो कोर पार्ट है आज भी हीट है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। वो जो बीच बीच में आप लोग देखते हैं भूकंप जो आता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, जो अंदर से लावा मैग्मा ये सब निकलता है, आखिर वो कहाँ से, अंदर से ही आ रहा है। और बाहर में जो था, बाहर तो बाहर बहुत सारा एटम मॉलिक्यूल सब था। तो इसमें एटम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिला होगा तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर कभी तो आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, कंडेंस किया होगा, कंडेंस होकर फिर गिरा होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर गिरा होगा, सैकड़ों और हजारों साल तक, इवन लाखों भी बोलिए, कि बारिश होती रही। और धीरे 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 जिस पे आज हम लोग खड़े हैं, हमारा जो अर्थ है वो ठंडा हुआ। और जब ठंडा होना स्टार्ट किया तब जाके वाटर, जब अब पानी आ रहा था तो ये वाटर यहाँ रुकना स्टार्ट किया अर्थ। वाटर का प्रॉपर्टी आप लोग को पता है कि जिधर उसको गड्ढा मिलेगा उधर निकल लेगा। तो जहां बारिश हुआ, जिधर जिधर गड्ढा था तो अर्थ का गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा, वहां पे पानी धीरे धीरे भरने लगा। और वही अर्थ का गड्ढा जो ये पानी जो भरने लगा तो सागर और महासागर बनाया। और जो पानी का जो करंट था जो बह बह के आ रहा था, यही नदी, तालाब या जो भी आप कह सकते हैं वो बनाया, वाटर बॉडी सब बनाया। तो धीरे धीरे हमारा सागर और महासागर का निर्माण हुआ। शुरू में अर्थ पे जब पानी आया होगा तो लगभग ये जब गर्म होगा, मतलब ठंडा हो रहा था धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब लगभग 100 डिग्री के सेंटीग्रेड पे इसको खौला दिया होगा, पानी को गर्म होगा। तो इसका मतलब अर्थ का जो इनिशियल हमारा अर्थ था, ये अर्थ, तो इसमें वाटर वेपर चारों साइड से इसको कवर किए हुए था। हमारे अर्थ को कौन कवर करके रखा था, वाटर, जो कि वेपर के फॉर्म में था, H2O। ये गैसियस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में था। फिर वही होता होगा, पानी आता होगा, फिर हीट होने के कारण निकल लेता होगा, और धीरे 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 पानी रुकना स्टार्ट किया। फिर उसमें बहुत सारा एटम सब आया, एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाया होगा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना होगा, और फाइनली जब कंपाउंड सब जुड़ा होगा तब बनेगा सेल, जो आगे और डिटेल बात हम लोग करेंगे इस पे, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अर्थ का फॉर्मेशन, या यूं कहिए कि हमारा यूनिवर्स से में से जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उसके कारण हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत हम लोग आते हैं, हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। और ऐसा ये भी माना जाता है कि हम लोग जैसा और भी अर्थ या सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही है। ढेरों गैलेक्सी है जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत माना जाता है कि ढेर सारा है, जो बीच बीच में आते रहता है खबर कि लाइफ और भी जगह है, नहीं, एलियन स्पीसीज सब, स्पेस शटल सब दिखता है, उड़न तस्करी दिखता है। तो ऐसा माना जाता है कहीं ना कहीं ये इस तरीके का चीज और भी जगह लाइफ है। ठीक है,
तो इस तरीके से बात होगा। अब क्या है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, अब लाइफ को आते तो कोई देखा नहीं, हम लोग तो बहुत बाद में आए। जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है कि पहले प्रोकार्योट आया, नहीं आप लोग को सेल बायोलॉजी में मैंने आइडिया दे के रखा है कि शुरू में प्रोकार्योट आया, फिर यूकैरियोट आया। शुरू में यूनिसेलुलर था, फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बना, टिश्यू बना, ऑर्गेन सिस्टम बना, तब जाके ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग से पहले बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आया हुआ था। तो अब किसी ने लाइफ आते तो देखा नहीं, तो एक आइडिया लगाया जाता है कि आखिर लाइफ कैसे आया। तो शुरू में जो आइडिया लगाया तो उसमें एंशिएंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ आया। एंशिएंट थ्योरी शुरुआत में लोगों को जो लगता था वही बोल देते थे, जिसका कई साइंटिफिक एविडेंस न के बराबर है एंशिएंट थ्योरी में। मिथ्योलॉजी बेस्ड थ्योरी है, झूठा थ्योरी है आप कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक है, इसी में जो लाइफ आखिर आया कैसे, तो वो तो सेल बायोलॉजी में हम लोग देखें कि एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, और कंपाउंड से हम लोग आए थे सेल पे। तो मैंने आपको बताया था कैसे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ और कैसे प्रोकैरियोटिक सेल शुरू में बना, लेकिन प्रोकैरियोट से भी पहले आया था, लेकिन वो तो हम लोग एडवांस थ्योरी देखे। लेकिन शुरू में जो आया था कि आखिर लाइफ कैसे आया, तो एक आया था एंशिएंट थ्योरी या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी आप बोल सकते हो। शुरू में जो बोला गया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के रिगार्डिंग बात किया गया, जिसको बोला जाता है मिथोलॉजी बेस्ड थ्योरी था, झूठा थ्योरी है। नहीं, लॉजी बेस्ड थ्योरी है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो रिजेक्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी के सपोर्टर सब थे कुछ, एक फादर सूर्य नाम के साइंटिस्ट थे, नहीं, तो वो इसका अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का। इसके अकॉर्डिंग जो बोला गया था शुरू में, तो बोला जा रहा था कि सारा जो हमारा अर्थ है या जो लाइफ है या जो भी चीज हम लोग देखते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल में ऐसा लिखा है कि 6 दिन में क्रिएट किया गया गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि टोटल 6 दिन में क्रिएट किया। हिंदू मैथोलॉजी में है, तो हिंदू लोग, जैसे हम लोग हिंदू है तो हम लोग मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मा का बनाया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया। फर्स्ट मैन मनु और फर्स्ट वुमेन श्रद्धा, हम लोग मनु और श्रद्धा के ही वंशज हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में इसी तरह का बात किया गया था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये बता रहा था कि लाइफ जो शुरू से आया, जो शुरू में आया, आज भी वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये बता रहा है कि लाइफ हैज नॉट चेंज इवन सिंस द ओरिजिन, जब से ओरिजिन है आज तक कोई चेंजेज ही नहीं है लाइफ में, एग्जैक्ट डिट्टो वही है। नहीं, स्पेशल क्रिएशन में क्या था कि इसका साइंटिफिक एविडेंस कुछ नहीं था, बस लोग बोलते थे और कुछ लोग बोले और बाकी लोग मान लिए, है ना। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, और कहिए कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया। जब साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, रिजेक्टेड थ्योरी है। नहीं, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन रिजेक्ट कर दिया गया। फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आया, इसके बाद एक थ्योरी आया था, पहला ये था, रिजेक्टेड है, ज्यादा कुछ बात नहीं करना है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बाद आया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ कि लाइफ जो आया अचानक से आया, नहीं, टेनियस, कुछ गड़बड़ लिखा रहा है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
इसको बोला जाता है ए बायोजेनेसिस थ्योरी या ऑटोजेनेसिस थ्योरी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसी थ्योरी को ए बायोजेनेसिस थ्योरी या और भी इसका नाम है ए बायोजेनेसिस थ्योरी या नहीं तो ऑटोजेनेसिस, ऑटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस, कि खुद ब खुद आया, अपने आप आया। अब इसमें भी कुछ साइंटिस्ट कुछ बात बोल रहे थे, ढेर सारे साइंटिस्ट थे जो इसके सपोर्ट में बात कर रहे थे। नहीं, अलेक्जेंडर थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, ये सब साइंटिस्ट थे जो इसके सपोर्ट में बात कर रहे थे, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जेनेशन। इनका कहना था कि जो लाइफ आया नॉन लिविंग चीज से अचानक से आ गया। पहले तो सब नॉन लिविंग ही था, क्योंकि मैंने बोला कि जब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो मेनली एटम था, एटम जुड़ा होगा तो मॉलिक्यूल, तो एटम भी नॉन लिविंग, मॉलिक्यूल भी नॉन लिविंग, इवन कंपाउंड भी नॉन लिविंग। तो ये लोग इस तरह से बात नहीं कर रहे थे, ये लोग बोल रहे थे जो लाइफ आया नॉन लिविंग चीज से आया, सरे गले चीज से आया। कुछ चीज सर गल रहा था उसमें लाइफ आ गया। कुछ का मानना ये था कि मड से आया, कीचड़ से आया, हाँ, नील नदी के कीचड़ से, मड से। कुछ साइंटिस्ट का यहां तक बोल दिए कि नील नदी के मड से, कीचड़ से फ्रॉग का जनरेशन, स्नेक का जनरेशन, क्रोकोडाइल का जनरेशन, इस तरह का बात कर रहे थे लोग। नहीं, कि नील नदी के मड से फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल सब आया। इस थ्योरी के जबरदस्त सपोर्टर थे वॉन हेलमोंट नाम के एक साइंटिस्ट है, वो इसका जबरदस्त सपोर्ट कर रहे थे, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे। वॉन हेलमोंट क्लेम कर रहे थे 21 दिन में चूहा का जनरेशन करके दिखाएंगे, 21 दिन में चूहा का जनरेशन, कि चूहा कैसे बना। एक्चुअल में इनका जो एक्सपेरिमेंट था वॉन हेलमोंट किए क्या, कि गेहूं लिए, गेहूं को एक डर्टी शर्ट में, कपड़े में कहिए बांध दिया गया, पोटरी, पहले तो लोग मोटरी पोटरी सब बना के रखता था, और एक डार्क रूम में रख दी। 21 दिन के बाद जब वो गेहूं को उठा के लाए तो उसमें चूहा का बच्चा उनमें दिख गया, लाल लाल छोटा छोटा बच्चा, हाँ, उसी में डर्टी शर्ट में डाला गया था। तो वहां पे क्या हुआ कि वॉन हेलमोंट देखे, जो आंख से दिख रहा था उनको, फर्स्ट टाइम दिखा उनको कि इस तरह का चूहा का बच्चा एकदम छोटा छोटा लाल 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 बच्चा सब है। तो अब उस समय क्या हो गया कि देख के वो इसके सपोर्ट में बात करने लगे, नहीं हम भी जनरेशन करवाए। तो कैसे जनरेशन करवाए, तो क्या किए, गेहूं को क्या किए, फिर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, दोबारा देखे होंगे, गेहूं को भिंगा दिए और कपड़े में बांध दिए, मोटरी में, और फिर अंधेरे कोठरी में डाल दिए, और फिर 21 दिन बाद निकाले तो फिर चूहा मिल गया उनको। तो कहे अरे ये तो चूहा का जनरेशन हो रहा है। लेकिन रियल में हुआ क्या होगा हम लोग आज जानते हैं। हुआ क्या होगा कि वो जो गेहूं रखे होंगे तो चूहा आया होगा विथ फैमिली, खाना वाना खाया होगा, रिप्रोडक्शन किया होगा, बाल बच्चा वहां दे दिया, और जब ये लाने गए होंगे तो चूहा चुहिया वहां से निकल लिया होगा, लेकिन बुतरू तो छूट गया वहां, तो उनको तो बुतरू दिख रहा था। इस तरह का बात हो रहा था। तो अभी सुनने में बड़ा हंसी आ रहा है कि सर क्या मजाक है, लेकिन वॉन हेलमोंट इसके ग्रेटर सपोर्टर थे। क्यों, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सपोर्ट में बात कर रहे थे कौन, वॉन हेलमोंट। ठीक, ये सब लिख नहीं रहा हूँ, बस सुना रहा हूँ। वैसे भी आपको नोट्स ले लेना है, नोट्स ले लीजिएगा, एक बार रीडिंग खाली मार लीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी डायरेक्ट रीडिंग मार सकते हैं, लेकिन नोट्स लेके मार लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या बात हुआ, फिर आया कॉस्मोजेनिक थ्योरी एक, फिर इसके बाद एक थ्योरी आया कॉस्मोजोइक थ्योरी। थर्ड नंबर जो थ्योरी था कॉस्मोजोइक थ्योरी। नहीं, तो अजीब अजीब सब लोग बात कर रहे थे। कॉस्मोजोइक थ्योरी में बोला गया, रिचटर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया था, आप ये भी लिख सकते हो प्रपोज्ड बाय। इनका कुछ और मानना था कि नहीं नहीं लाइफ ऐसे नहीं आया, बोले कि नहीं लाइफ ऐसे नहीं आया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। तो फिर कैसे आया, अगर मैं बोलूं कि ये काम ऐसे नहीं होगा तो फिर लोग पूछेगा ना कैसे होगा, आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हो उसको।
तो इन्होंने बताया, कॉस्मोजोइक थ्योरी के द्वारा बताया गया था कि लाइफ हमारे यूनिवर्स में कहीं दूसरी जगह, मतलब हमारे अर्थ पे कहीं दूसरी जगह से आया, स्पोर के फॉर्म में आया, उड़ता उड़ता आया है, कि कहीं और लाइफ है और वही लाइफ स्पोर के फॉर्म में हमारे कहिए कि अर्थ पे आ गया और यहां आके फिर ग्रो कर गया, सिंपल पार्टिकल के फॉर्म में आया। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कर रहा था कि लाइफ हमारे अर्थ पे कहीं और से आया, स्पोर के फॉर्म में आया, स्पोर के फॉर्म में आया, किसी और पार्ट से आया। कैसे आया होगा? तो कॉस्मिक डस्ट के सहारे, कॉस्मिक डस्ट सब आता रहता है तो उसके सहारे लाइफ हमारे अर्थ पे आ गया, इस तरह का ये बात कर रहे थे कॉस्मोजोइक थ्योरी में रिचर्ड। लेकिन फिर कहिए कि ये भी रिजेक्ट हुआ, फिर थ्योरी आया, इस तरह का ढेरों थ्योरी है ना। फिर और थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जिसको बोला गया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मेनली हार्वे और हक्सले, ये दो साइंटिस्ट है, इसके सपोर्ट में बात कर रहे थे। इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हार्वे और दूसरे का नाम है हक्सले। नहीं, सब साइंटिस्ट हैं ये लोग। तो इन्होंने अलग अलग बात किया, एक 1651 के आसपास का बात किया हुआ हार्वे का, 1870 में फिर हक्सले, उसी के सपोर्ट में बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहना था कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ओरिजिनेट ऑन अर्थ, कहां से? ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि पहले से जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उसी से नया नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी बात को इन्होंने जो बोला था, जो पूछता भी है आपसे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट था इन लोगों का, बोला गया था ओमनिस विवम इक्स ओवो और विवो। क्या स्टेटमेंट था? इस तरह का स्टेटमेंट पहले भी आया है, ओमनी सेल लाई सेल आया था, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वैसी बात को बोल रहे थे, ओमनीज विवम इक्स ओवो और विवो, ओवो और, हाँ विवो मोबाइल, यही है ये स्टेटमेंट जो है ना, इसी तरह से। ये किस में है? ओमनी सेल्ला इस किस में था? बस उसी में सेम तो है, वहां भी था ओमनी सेल्ला इस सेल्ला, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नहीं। और यहाँ पे क्या बोला गया था? ओमनीस विवम इक्स ओवो और विवो। इसका मतलब था न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेट, इसका जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेट, कहां से? ओरिजिनेट ऑन अर्थ, क्या हो गया? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि पहले से लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, उसी लाइफ से नया नया लाइफ आ रहा है। तो जो थ्योरी जो था, ये थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस रिजेक्ट कर दिया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इधर का सब थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा था। तो खासकर स्पेशल एक क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कौन रिजेक्ट किया? तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो दिस थ्योरी रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जनरेशन जगह नहीं है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ये थ्योरी रिजेक्ट कर रहा था, डायरेक्ट ये चैलेंज कर रहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने बोला गया कि अपने आप आ रहा है, और ये बोल रहे कि नहीं, पहले से है, अपने आप नहीं आ रहा है।
पहले से है उसी में मॉडिफाई होके लाइफ आपको जिस भी फॉर्म में दिख रहा है उसी का मॉडिफिकेशन है, तो रिजेक्ट कर दिया। इसके सपोर्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट बात किए, जैसे एक रेडियाई का एक्सपेरिमेंट है, अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, तो इसको इसके सपोर्ट में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रांसिस्को रेडियाई। फ्रांसिस्को नहीं, फ्रांसिस्को रेडियाई, डीआई होगा। इनका एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट था इनका? जो रेडियाई का एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्योरी के सपोर्ट में जो बात किया गया था, ये क्या किए, 3 जार लिए, ध्यान से सुनिए, सुन के ही क्वेश्चन बनेगा इसका, है ना। ये जो है इवोल्यूशन, सिर्फ ये भी चैप्टर है, बस ध्यान से सुना रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और ठीक ठाक क्वेश्चन ये भी उठ के दे देता है। और दूसरा है कि कहीं से भी जोड़ देगा इसको, सब जगह से कनेक्टेड है इवोल्यूशन। लाइफ आखिर आया कैसे? हम लोग बायो के बारे में बात कर रहे हैं, बायो बोले तो लिविंग लाइफ के ही बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ भी वही बात हो रहा है, लाइफ आया कैसे। तो शुरू में क्या चल रहा था कि जो जिसको जो आ रहा था बोल रहे थे, तो जो नए आ रहे थे पुराने को रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो उसी में से अभी आगे आऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में आया कैसे, है ना। तो यहाँ पे जो है फ्रांसिस्को रेडियाई क्या किए, 3 जार लिए, तीनों में मीट डाल दिए, मीट डाल के कुक कर दिए। मान लीजिए ये मीट है, तीनों में सेम क्वांटिटी में मीट लिए और तीनों मीट को क्या किए, पका दिए, कुक्ड। ये तीनों जो था, ये फ्रांसिस्को रेडियाई क्या किए, कुक्ड मीट, इस पे काम कर रहे थे, कुक्ड मीट पे। पहले जार को ये क्या किए, एक जार जो बना दिए, मीट जब पक गया सील पैक कर दिए। दूसरे जार के ऊपर क्या किए कि गॉच कपड़ा डाल दिए, जो बैंडेज डालते हैं ना हम लोग, बैंडेज वाला, उसी टाइप का कपड़ा, जो कि जालीदार कपड़ा कह सकते हैं। और तीसरे को ओपन छोड़ दिए और कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दिए। कुछ दिन के बाद जब इसको ऑब्जर्व किया गया, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो बोले देखो इसमें मैगोट्स आ गया है, लार्वा सब मिल रहा था, एग सब मिल रहा था। इसमें बोल रहे थे कि एग जो आया इस जगह पे देखो, यहाँ भी एग मिल रहा है, यहाँ नहीं मिला, और इसमें कोई एग वेग का बात ही नहीं थी। या कहिए कि मैगोट्स मेनली बोला गया था कि मैगोट्स डेवलप ओनली इन अनकवर जार। इसमें कहाँ डेवलप किया था, अंदर में डेवलप ओनली इन अनकवर्ड जो जार है, अनकवर्ड जार, उसमें मैगोट्स आ गया, बाकी किसी में नहीं आया। मैगोट्स यहाँ पे नहीं आया, यहाँ भी अंदर में नहीं आया, यहाँ आया भी था तो यहाँ पे था, मैगोट्स दिख रहा था, इसमें तो एकदम नहीं है। तो रियल में उन्होंने बोला कि देखो यहाँ क्या हुआ कि जो लाइफ पहले से था, नहीं, जैसे ये ओपन है तो यहाँ पे बहुत सारा कीट सब आया होगा भोजन देख के, और यही सब अंडा दे दिया होगा, और अंडा दे के चला गया अपना। तो एग आ गया वहां पे, मैगोट सब आ गया, लार्वा सब आ गया यहाँ पे। इस केस में बोले कि आया तो होगा लेकिन अंदर घुस नहीं पाया, इसी पे रह गया। और जब इसी पे रह गया तो एक यहीं पे मिला, यहाँ नहीं मिला। अगर लाइफ डायरेक्टली आता, ये बायोजेनेसिस से आता, तो लाइफ इसमें भी आना चाहिए था। इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें तो अंदर नहीं है, बाहर ही है। फिर बोले कि देखो इसमें पूरी तरह से सील पैक किया है। अब जब सील पैक कर दिए हैं तो इसमें क्या हुआ, मैगोट्स को स्मेल ही नहीं गया होगा, मैगोट्स इस पे आया ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से पैक था, उसको तो दिखाई नहीं होगा ये। दिखाई नहीं तो लाइफ इसमें कहाँ से आएगा, लाइफ नहीं आया इसमें। अगर लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से आता तो लाइफ इसमें भी आता, इसमें भी आता और
इसमें भी आता। तो इस तरह से ये एक दे के क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। लेकिन कुछ लोग मानने से इनकार कर दिए, बोले देखो लाइफ इसमें आया बोले लाइफ इसमें भी आया, जहाँ आया आया तो दो जगह तो आया। तो फिर रेडियाई बोले तो फिर इसमें कहीं नहीं आया। तो कुछ लोग बोले कि देखो यहाँ सील पैक कर दिया, लाइफ आया जरूर होगा, लेकिन बेचारा सांस कैसे लेता। अब जब सांसें नहीं लिया होगा तो मर गया होगा, कहानी खत्म हो गया उसका। तो क्वेश्चन मार्क आ गया इनके एक्सपेरिमेंट। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है, लुईस पास्चर, पास्चर का स्वाननेक एक्सपेरिमेंट, पास्चर का स्वाननेक एक्सपेरिमेंट पे आते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, ये 12 में भी आता है और आपका मेडिकल में भी बहुत पूछता है यहाँ से। क्या नाम था, लुईस पास्चर। पास्चर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, पास्चर TEUR, पास्चर का एक्सपेरिमेंट। ऐसे आपको बता दूं, जर्म थ्योरी डिजीज पास्चर का ही दिया हुआ, जर्म थ्योरी डिजीज लुईस पास्चर का ही दिया गया। इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि जर्म के बारे में भी बात किए थे, फिर ये भी बताए थे जर्म इन्फेक्शियस होता है, अगर किसी को घाव हुआ है, अगर वहाँ पे कोई जर्म है, जर्म के कारण हुआ है, उस जर्म को उठा के किसी दूसरे पे डाल दो, सेम तरह का पैटर्न उसमें भी दिख जाएगा। तो ये सब बात कर रहे थे पास्चर, लुईस पास्चर, जर्म थ्योरी डिजीज। याद रखिएगा, जर्म थ्योरी डिजीज किसने दिया, पास्चर का दिया। पास्चर का मेन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो हम लोग को इवोल्यूशन से रिलेटेड देखना है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन में रहता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो पास्चर का दिया हुआ है स्वान नेक। क्या है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, अब उसको देखें। पास्चर क्या किए, इस तरह का जार लिए, और इस जार में खास बात था कि इसका जो नेक था ना, श्वान के तरह, गर्दन जो होता है, किसका गर्दन, श्वान का, इस तरह का गर्दन किए। एक और जार लिए, सेम, कॉपी कर लेते हैं इसी को, दो ठो जार लिए। उसके बाद क्या किए, दोनों जार को सेम कंडीशन डाला गया, सब कुछ सेम डाला गया था। लुईस पास्चर जो डाले थे, इसमें शुगर सॉल्यूशन तैयार किए, इसमें भी शुगर सॉल्यूशन तैयार किए, और ईस्ट भी डाल दिए थे इसमें, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट प्लस शुगर, शुगर सॉल्यूशन, यहां भी शुगर सॉल्यूशन। फिर पास्चर क्या किए, दोनों को हीट किए, गर्म किए, और गर्म किए होंगे तो ईस्ट मर गया होगा, चूल्हा पे चढ़ा दिए कहे तो, हिट किए दोनों, नहीं तो लुईस पास्चर इसको अच्छे से हिट कर दिए, एस्टरलाइज सिरप बना दिए। इतना ज्यादा हिट किए, आप लोग एस्टरलाइजेशन पढ़े हुए हो, बायोटेक पढ़ाया था, तो कोई भी चीज को हिट करने पे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ये सब क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसको खूब एस्टरलाइज किए, ईस्ट डाला गया था और क्या डाला गया था, शुगर सॉल्यूशन, और इसको बॉयल कर दिया गया, बॉयल कर दिया दोनों। जब बॉयल हुआ होगा तो पक्का वेपर इधर से आया होगा, बाहर आया होगा कि नहीं, वेपर यहाँ पे निकला होगा, इसमें भी वेपर सब निकला होगा बॉयल होने पे। लेकिन वेपर आने का डायरेक्शन क्या था, यही ना था, इधर से ही वेपर आया। बॉयल करने के बाद क्या किए, हीट करना इसको बंद किए। जब इनको लग गया कि पूरी तरह से स्टरलाइज हो गया, यहाँ जो भी माइक्रोब्स था मारा गया होगा, तब पास्चर क्या किए, एक फ्लास्क के नेक को तोड़ दिए, इसका नेक को तोड़ दिए, मतलब ये हट गया, और इसको एज इट इज छोड़ दिए, नेक को ब्रोकन करके छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ होगा कि नेक को तोड़ के जब छोड़ दिए, तो कुछ दिन बाद जब इसको ऑब्जर्व किए, तो देखे इसमें ये दिख गया, मैगोट्स दिख गया, इसमें इन्फेक्शन हो चुका था, खराब हो चुका था, मैगोट्स हो गया था। लेकिन इसमें मैगोट्स नहीं आया, एग नहीं आया, ये एस्टराइल ही रह गया, एस्टरलाइज ही रह गया, नहीं। अब क्वेश्चन ये था कि इससे पहले वाला रेडियाई के एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन ये उठाया गया था कि यहाँ तो सील पैक कर दिए,
अगर लाइफ आया भी होगा तो सांस नहीं ले पाया, मर गया। लाइफ के लिए तो एयर चाहिए। इन्होंने बोला देखो एयर तो दिए हैं हम, पूरी तरह से एयर है, अगर इसमें लाइफ आया, इसमें तो आ रहा था, क्या कि इसमें क्या हुआ होगा, मैगॉट से उड़ के आया होगा, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा से, एक दे दिया होगा, अपना फूड मिल गया, एक दे दिया, लेकिन इसमें नहीं आया। तो आखिर इसमें लाइफ क्यों नहीं आया? अगर लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है तो इसमें भी आना चाहिए था। इसमें देखो एयर को भी नहीं रोके। तो उन्होंने क्या किया, पास्चर जब आए तो कहिए कि कंप्लीटली उस बात को ही डिस्प्रूव कर दिया गया कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अचानक से आ रहा है, जो पहले से लोग मानते चले आ रहे थे, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। अब क्वेश्चन यहां से आपसे ये पूछता है, आखिर ये खराब क्यों नहीं हुआ? ओपन था, फिर खराब क्यों नहीं हुआ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में? तो स्वान नेक जो है ना, जस्ट लाइक फिल्टर की तरह काम किया। फिल्टर, कोई भी इधर से किसी को घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? तो जिस समय इसको हीट किए थे, तो हीट करने पे क्या हुआ, जो वाटर वेपर इधर से गया होगा, तो एक थीन लेयर वाटर वेपर का इस पे बन गया होगा, थीन फिल्म, और वही थीन लेयर इस पे भी बना होगा, दोनों साइड से वाटर वेपर इस पे चिपका हुआ था, पानी चिपका हुआ था। अब कोई मैगॉट्स या डस्ट पार्टिकल या कोई भी घुसने का अगर कोशिश किया, माइक्रोब्स भी, तो प्रॉब्लम कहाँ आया होगा कि जैसे ये घुसा होगा, तो घुसेगा तो ये टर्न है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगा और यहाँ चिपक गया। अगर गलती से यहाँ बच भी गया तो आगे बढ़ा तो यहाँ आके चिपक गया। अगर यहाँ भी बच गया तो इधर आके इधर चिपक गया, कोई इधर चिपक गया, कोई इधर चिपक गया, कोई इधर चिपक गया, कोई इधर, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब वहां पे जो थीन फिल्म था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में, वो फिल्टर के तरह काम किया और रोक दिया गया। मतलब लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। अगर लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता, इसमें आया तो इसमें भी आना चाहिए था। यही एक्सपेरिमेंट है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। किसका है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट? किसने दिया? लुईस पास्चर का दिया। उसके बाद फिर आया मॉडर्न थ्योरी। इसके बाद जो फिर आया तो वो क्या आया था, मॉडर्न थ्योरी आया, कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी पे आइए। जब ढेर सारा थ्योरी रिजेक्ट हो गया, तब जाके कौन आया? मॉडर्न। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए जाना है तो जाइए, लेकिन अभी टाइम है सबका। हम तो अभी पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग देख लीजिए। नहीं, हम ये कहाँ बोल रहे हैं क्लास कीजिए या नहीं, हम तो अभी थोड़ा देर लेंगे क्लास। हाँ, ये नहीं लेंगे। अच्छा, 15 से 20 मिनट तो रुक दीजिए, बोल दीजिए कि रुकेंगे, उनको पता होगा ना टाइम है, क्लास टाइम है ना। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, चलिए इधर पढ़ते हैं। मॉडर्न थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का दिया हुआ है, ऑपेरेन और हेल्डन का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ऑपेरेन, और दूसरे एक साइंटिस्ट है हेल्डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपेरेन और हेल्डन। मॉडर्न थ्योरी, ऑपेरेन एंड हेल्डन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी, इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, या इसी को नेचुरलिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न थ्योरी या ऑपेरेन एंड हेल्डन का जो थ्योरी है, इस थ्योरी को और भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बोला जाता है।
या तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आप बोल दीजिए, या दूसरा जो हम लोग बात करें नेचुरलिस्टिक थ्योरी। बोलिए। नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरलिस्टिक थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या आप लोग सर को बताया नहीं थे कि क्लास रहता है? चलिए पढ़ते हैं। तो नेचुरलिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग क्या जानते हैं, नेचुरलिस्टिक थ्योरी बोल दीजिए, या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जानेंगे। ये जो थ्योरी प्रपोज किया हुआ है, जैसा कि मैं पहले ही बताया, ए आई ऑपरेंट, पूरा नाम इनका ए आई ऑपरेंट है, और हेल्डन, तो जेबीएस हेल्डन, जे बी एस हेल्डन, पूरा नाम इनका ए आई ऑपरेंट और हेल्डन, ऐसे ऑपरेंट एंड हेल्डन थ्योरी के नाम से ये जाना जाता है। नहीं, रशियन साइंटिस्ट है ए आई ऑपरेंट जो है, ये रसिया के हैं, और जेबीएस हेल्डन इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट। नहीं, तो यहाँ पे जो बताया गया था ओरिजिन, यहाँ पे जो लाइफ के बारे में जो बात किया गया था, तो इनका बुक भी पब्लिश हुआ था, ऑपरेंट का बुक, और उस बुक में जो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ करके ही बुक था। इनका जो बुक आया था, ए आई ऑपरेंट का जो बुक आया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए आई ऑपरेंट का जो बुक था, इनका बुक, इनके बुक में जो दिया गया था, क्या दिया गया था, बोला गया था ओरिजिन, बुक का नाम ही था ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी कैसे, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया था लाइफ ओरिजिनेटेड इन कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स। ये थ्योरी क्या बोल रहा था, ये जो मॉडर्न थ्योरी था, इसके द्वारा बोला गया था लाइफ जो ओरिजिन हो रहा है, तो लाइफ जो ओरिजिनेट करेगा इन कंपोजिशन केमिकल, केमिकल के कंपोजिशन से लाइफ ओरिजिन होता है, केमिकल के कंपोजिशन से लाइफ ओरिजिन होता है, ऐसा बोला जा रहा था। मतलब नॉन लिविंग चीज से ही लाइफ आया है, केमिकल क्या है, नॉन लिविंग। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब है, वही सब मिल के लाइफ को लाया, जो लाइफ ओरिजिन किया या लाइफ जो फॉर्म किया, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब जब ढेर सारा मिला, तो वही क्या किया, लाइफ को ओरिजिन किया। तो जो नॉन लिविंग चीज से ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से जो लाइफ आएगा, हम लोग जो लाइफ की बात कर रहे हैं,
तो इसी बात को बोला जाता है केमिकल इवोल्यूशन। इसी को क्या नाम दिया गया था? केमिकल इवोल्यूशन, इसी को बोला गया था केमिकल इवोल्यूशन। मतलब हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसका? केमिकल इवोल्यूशन। ऑपरेंट थ्योरी जो था आर्टिफिशियल सिंथेसिस के बेस पे था। ऑपरेंट का, एआई ऑपरेंट का जो थ्योरी था यहाँ पे, ये मॉडर्न थ्योरी, ये किस पे बेस्ड था? दिस थ्योरी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिंथेसिस के आधार पे इसको बेस्ड किया गया था। तो मतलब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? केमिकल इवोल्यूशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल का कैसे इवोल्यूशन हो। कहने का मतलब एटम जुड़ा, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है। एटम जब जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड बनेगा। तो शुरू में सिंपल कंपाउंड बना था, फिर उसी का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब बना, और वही सब जुड़ते गया और एक टाइम में लाइफ ऑरिजिन कर गया। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा अब? केमिकल इवोल्यूशन। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अब केमिकल इवोल्यूशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही देखना है, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो बात किया गया, तो शुरू में बोला गया था एटॉमिक स्टेज। मैंने आपको बताया कि जो शुरू में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो एटम में टूट गया होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गया होगा, और वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूटा था तो उसी को तो बोलते हैं एटम। तो शुरू में क्या आ गया? एटॉमिक स्टेज। जो पहला बात किया गया था, द एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज के बारे में बात किया गया। शुरू में जो बोला गया था कि जो अर्थ ओरिजिन हुआ है, द अर्थ वाज कब ओरिजिनेट हुआ था? अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो अगो। कि अर्थ जो ओरिजिन हुआ 4.6 बिलियन ईयर एगो जो बना था। तो अर्ली अर्थ पे क्या था? फ्री एटम सब मौजूद था। मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अर्ली अर्थ पे क्या मौजूद था? फ्री एटम सब। एटम सब ये आके जुड़ रहा था। तो एटॉमिक स्टेज बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो एटम में था, एटम तो ढेरों था, जो भी एटम अभी आप लोग पीरियडिक टेबल में देखते हो वो अर्थ का ही एटम है ना? वो तो अर्थ का ही एटम है ना, जो डिस्कवर्ड होता चला गया। अभी तक तो लगभग शायद 122 एलिमेंट के आसपास डिस्कवर्ड है। अब 118, पहले 118, सब 122, सब नया है। हाँ, तो वो डिस्कवर्ड होता जा रहा है, पहले कम ही था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्कवर्ड होता जा रहा है और ऐड होता जा रहा है। तो सब तो अर्थ पे ही था। लेकिन इनिशियल में जो हल्का हल्का लाइटेस्ट एटम सब था, जिसमें 4 का नाम आता है शुरू में, नहीं, लाइटेस्ट एटम में जो शुरू में बोला गया था इनके द्वारा, क्या क्या था? तो इसमें बोला गया था कि कार्बन, कार्बन के बारे में बात किया गया था। कार्बन था, हाइड्रोजन था, उसके अलावा क्या था? नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, या नाइट्रोजन ही लिख लो पहले। नाइट्रोजन के अलावा क्या था? ऑक्सीजन। वैसे भी अगर आपने बायोमोलिकुल्स पढ़ रखा है तो मैंने आपको बतलाया भी है, हमारा जो, हम लोग जो लिविंग है या लाइफ कोई भी है, तो कोई भी लिविंग के बॉडी का 99% पार्ट कौन का बना हुआ है? CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
तो शुरू में तो यही सब आया था। तो इसके बारे में बोला गया था कि कार्बन हाइड्रोजन जो है द लाइटेस्ट एटम लाइक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉर्म शुरू में बना था। हम्म हम्म धीरे धीरे पहले तो डेवलप किया ना, अब फिर लाइफ, उसके बाद पहले फिर पानी आया होगा, पानी आया होगा, एटम जुड़ा होगा, फिर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, सबका डेट अलग अलग आ जाएगा। क्लियर? जो फॉर्म किया, जो बना था लाइटेस्ट एलिमेंट, कहाँ पे? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, फॉर्म इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बना। अब ये चार में सबसे ज्यादा जो एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट, हाइड्रोजन। नंबर में सबसे ज्यादा कौन था ये चारों में? मोस्ट एबंडेंट की अगर बात करें, नंबर में सबसे ज्यादा कौन था? हाइड्रोजन। तो चार एलिमेंट शुरू में बना था, और उस चार में से सबसे ज्यादा जो एबंडेंट है वो हाइड्रोजन था। तो ये तो एटॉमिक स्टेज है। फिर एटम सब आपस में जुड़ा होगा तो मॉलिक्यूल बनाया होगा, तो सेकेंड स्टेज आएगा मॉलिक्यूलर स्टेज। मतलब एटम सब आपस में जुड़ा, और एटम सब जुड़ के क्या बनाया? मॉलिक्यूलर स्टेज आया। नहीं, तो ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, फ्री एटम सब कंबाइन होके आपस में क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। नहीं, तो आप लिख भी सकते हो कि फ्री एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। फ्री एटम्स तो फ्री एटम कंबाइन होके शुरू में कैसा बना? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सब फिर कंबाइन हुआ होगा आपस में। मॉलिक्यूल सब जब कंबाइन होके तब बना होगा कंपाउंड। लेकिन शुरू में जो कंपाउंड सब बना था वो कैसा बना था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, तो फिर ये इसमें अगला स्टेज आएगा कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना? कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब बनता चला गया। नहीं, एक्चुअल में ये जो बन रहा था तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। जो बॉन्ड बन रहा था तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या चाहिए था? एनर्जी चाहिए था। एनर्जी कहाँ से आ रहा था? तो एक तो अर्थ गर्म था, उसके कारण। अर्थ उस समय बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, लावा मैग्मा ये सब मिल रहा था, उसके कारण। सन से जो लाइट आ रहा था यूवी डायरेक्ट टकरा रहा था अर्थ को, उसके कारण। और भी ढेरों रीजन है। प्लस क्या, अर्थ पे सारा वाटर का ये जो था शुरुआत में सब वेपर के फॉर्म में था, मैंने बताया कि वाटर वेपर, तो वो और हीट को एब्जॉर्ब करके रख रहा होगा, और ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण और ज्यादा हीट हो जा रहा होगा। तो ये सब कुछ था जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। नहीं, शुरू में जो अर्थ पे एटम मॉलिक्यूल सब बना, तो एकदम इनिशियल देखे तो ऑक्सीजन तो था एकदम शुरू में, लेकिन ये ऑक्सीजन ज्यादा देर तक रहा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एबंडेंट था। तुरंत में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन कर गया और वाटर बना लिया, सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो इनिशियल अर्थ की अगर हम लोग बात करें, या आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना दिया? वाटर। जितना भी शुरू में देखिएगा तो हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाया? वाटर। तो इनिशियल अर्थ पे या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की जो बात करें उसमें ऑक्सीजन अब्सेंट हो गया। ये क्वेश्चन बार बार आप लोग से आता है। प्रिमिटिव अर्थ पे O2 अब्सेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है तो यहाँ बच्चा गलती कर देता है। अगर पूछेगा कि
ऑक्सीजन था कि नहीं? शुरुआत अर्थ में था, वाटर था तो ऑक्सीजन के बिना वाटर तो हो नहीं सकता है, वाटर तो था ही ना, तो ऑक्सीजन तो था, लेकिन क्या नहीं था? फ्री ऑक्सीजन नहीं था। नहीं तो O2 absent, लेकिन किस फॉर्म में? तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पे क्या लिख दो? फ्री, फ्री O2 absent या नो फ्री ऑक्सीजन। अब प्रिमिटिव में जो हम लोग बात करें, जब फ्री ऑक्सीजन ही नहीं था तो प्रिमिटिव अर्थ कैसा था? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। इनिशियल अर्थ जो हम लोगों का था, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, नहीं, अर्थ वाज, या प्रिमिटिव अर्थ में फ्री ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। कैसा एनवायरमेंट था? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, मतलब ऑक्सीडाइजिंग तो बाद में बना, जब फ्री ऑक्सीजन आया तब। नहीं तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। यही रीजन था कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है, चेंजेस बहुत ज्यादा होता है, बड़ी तेजी में चेंज किया। जितना भी हाइड्रोजन था, मोस्टली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एबंडेंट है, तो ऑक्सीजन सब खत्म कर दिया। उसके अलावा हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी कंबाइन किया, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बनाया अमोनिया। हाइड्रोजन कंबाइन किया विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3 ऑल्सो। तो शुरू में क्या बना था? ऐसा माना जाता है फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो फॉर्म हुआ था प्रोबेबली वाटर और देन अमोनिया। ऐसा माना जाता है कि शुरू में जो बना था इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला कौन था? वाटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ था क्या है? वाटर। अब फिर बाद में उसके बाद क्या बना? अमोनिया, ऐसा माना जाता है। तो इस बात को भी लिख देता हूँ कि ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई तो देखा नहीं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कौन सा था? फॉर्म वेयर वर प्रोबेबली वाटर देन अमोनिया। तो पहले वाटर बना, फिर क्या बना? अमोनिया बना। तो इस तरीके से, तो ये तो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं। वाटर और अमोनिया क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर और अमोनिया। अब क्या हुआ कि जो वाटर था वेपर के फॉर्म में था, वाटर वेपर के फॉर्म में था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन था, कार्बन था, तो ये सब मिलके जो मेटालिक एटम सब था, नहीं, उससे कंबाइन करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, जिसका नाम था मीथेन। पहला ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मीथेन। तो बाद में, पहले तो ये बना, उसके बाद क्या बना? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म, ऐसा माना जा रहा है। क्या है? CH4। मीथेन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको रखा, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना मीथेन। तो नाइट्रोजन और जो कार्बन है, जो एटमॉस्फेयर में कंबाइन करके, नाइट्रोजन और कार्बन एटमॉस्फेयर में कंबाइन किया मेटेलिक एटम सबसे, और वहां तभी वेपर भी था, हीट भी था, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो क्या बनाया? मीथेन।
मीथेन के बाद तब बोला कि और भी कंपाउंड बना, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड ये सब बना। तो ये सब के फॉर्मेशन में क्या चाहिए था? हाई टेम्परेचर चाहिए था, जो अवेलेबल था। नहीं, एनर्जी ज्यादा चाहिए था, जो अवेलेबल था। तो ये सब चीज अवेलेबल था। वाटर वेपर अवेलेबल था, रेन ड्रॉप अवेलेबल था। और धीरे धीरे वही रेन ड्रॉप जो आ रहा था, तो जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे वही कलेक्ट होता गया और कलेक्ट होके सागर महासागर बनाया। तो उसी सागर महासागर जो वाटर बना तभी तो सागर महासागर बनेगा। पानी बनता चला गया और वही जाके समुद्र में कलेक्ट होता गया, सागर में, महासागर में। बहुत सारा केमिकल भी बनता चला गया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कुछ पहले तो इनऑर्गेनिक बना, फिर ऑर्गेनिक सब बना, और धीरे धीरे वो कलेक्ट होता चला गया। नहीं, तो ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में फिर बात करता है कि यही सब जुड़ के क्या बनाया? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपस में जुड़ेगा तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या बनाया? ढेर सारा चीज है उसमें। अगले पेज में ले लेते, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर अगला स्टेप। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुरुआत में बना था, जैसे ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक क्या क्या बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड में? जैसे इसमें बोला जाता है एल्डिहाइड बना, कीटोन, एल्डिहाइड बना, कीटोन बना, एल्कोहल्स, अल्कोहल सब बना, और भी बना, शुगर सब बना था, पेंटोज शुगर सब। पेंटोज के अलावा अगर बात करें तो और भी चीज बना था, जैसे हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर के बाद बात करें तो एमिनो एसिड शुरू में बना था। एमिनो एसिड के बाद ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड। ये सब धीरे 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 करके बनता चला गया। इसी में प्यूरिन बना, पैरामिडिन बना, नहीं ETC। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ बोल दो सही होगा, कोई तो देखा नहीं। नहीं, तो सबका प्रूफ है, हवा में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। हवा में बात नहीं हो रहा है कि कुछ भी बोल देंगे तो काम चलेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रूफ पे आ जाएंगे हम लोग कि कैसे पता चला। तो ये सब को आर्टिफिशियल और मिलर के एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया गया कि कैसे कैसे जुड़ा और क्या क्या बना, है ना। साइंटिफिक एविडेंस है ये, हेडिंग ही था। तो ये सब शुरू में धीरे 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 करके बनता चला गया। अब बनने के लिए एनर्जी कहाँ से ले रहा था? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहा था तो एनर्जी कहाँ से ड्रेन कर रहा था? एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूवी रे। एनर्जी वाज फ्रॉम यूवी रे। ये सब बनने के लिए एनर्जी जो आया था वो कहाँ से ले रहा था? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ले रहा था। इसके अलावा और कहाँ से ले सकता है? सनलाइट आ रहा था, वही सनलाइट से ही यूवी की बात कर रहे हैं। कॉस्मिक रे था, और भी इस तरह का है। नहीं, अर्थ बहुत ही ज्यादा उस समय गर्म था, वॉल्केनिक इरप्शन था, ETC ढेर सारा है। ये सबसे एनर्जी ले रहा था। और यही जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो वही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अब अगला आएगा स्टेप कि सिंपल से ऑरिजिन, ऑरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करेंगे ऑरिजिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नहीं, ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे।
जो छोटा सा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब बना था वो सब मिलके क्या बनाया, लार्ज या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका फॉर्मेशन किया। आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड combine to form large organic compounds। तो जरा सोचो, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, तो आप लोग को अच्छे से पता है एमिनो एसिड सब आपस में जुड़ा होगा तो प्रोटीन बना होगा। जैसे अगर बात करें एमिनो एसिड ज्वाइंट होके ज्वाइंट टू फॉर्म प्रोटीन, एमिनो एसिड ज्वाइन होके प्रोटीन बनाया नहीं, और क्या हो गया, प्रोटीन तो बना दिया। सिंपल शुगर सब ज्वाइन होके क्या बनाया होगा, पॉलीपेप्टाइड सब क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर सब ज्वाइन हो गया होगा और पॉलीसेक्राइड बनाया होगा नहीं, जैसे शुगर सिंपल साइज में बन गया था। तो आप यहां लिख सकते हो सिंपल शुगर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। निक्लिक एसिड या ऐसे कीजिए फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके लिपिड बनाया था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टू फॉर्म लिपिड। ये वाला सेल बायोलॉजी में हम लोग पूरा डिस्कस किए हुए हैं, कैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ के लिपिड का फॉर्मेशन करता है, कैसे फास्फोलिपिड बनता है। इसी तरह से निक्लिक एसिड सब शुरू में बना होगा तो निक्लिक एसिड ज्वाइन टू फॉर्म क्या, डीएनए बनाया होगा, आरएनए बनाया होगा नहीं। इस तरीके से सिंपल कंपाउंड सब आपस में जुड़ता गया और क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। सिंपल कंपाउंड से क्या बना, कॉम्प्लेक्स। याद है, क्लियर है, सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स मतलब लाइफ के ओरिजिन के लिए जितना भी एसेंशियल चीज सब था वो सब बन गया था। और ये सब कहां बना, ये सब कहां बना, तो प्रिमिटिव ओशियन में। ये सब जो बना था ये कहां बना था, ये सब जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो भी बना, तो ये सब जो बना प्रोबेबली जो ओरिजिन हुआ है तो कहां पे बोला जाता है, प्रिमिटिव ओशियन में। तो ये दीज compounds are formed in primitive ocean, प्रिमिटिव ओशियन में, शुरुआती ओशियन में जो बना नहीं। और ये लॉन्ग टाइम तक ये काम होता रहा, बनता गया ओशियन में, बनता गया। तो हेल्डन नाम के साइंटिस्ट इसी ओशियन को एक स्पेशल नाम दे रहे थे। यहीं पे जो प्रिमिटिव ओशियन सब में बना और ये बन के डिपॉजिट होता गया, तो यहाँ पे हेल्डन इसको क्या बोल रहे थे, हेल्डन कॉल्ड दिस, धीरे धीरे बनते बनते ये सेचुरेटेड हो गया था, सेचुरेटेड वाटर ऑफ ओशियन। क्या बोला जा रहा था, एज प्रीबायोटिक सूप, एज प्रीबायोटिक सूप। क्या बोला गया, सूप, प्रीबायोटिक सूप बोला गया। क्या बोला जा रहा था, प्रीबायोटिक सूप, या इसी का एक दूसरा भी नाम दिया गया था, हॉट डाइल्यूट सूप। तो प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। अब क्या है कि यही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो ये सब कंपाउंड बना है, आखिर कैसे बना, कैसे बना, तो यहीं पे मिलर क्या एक्सपेरिमेंट आता है, जितना भी बात किया अभी
कोई भी बात हवा में नहीं है, मिलर के द्वारा हर एक बात को प्रूफ किया गया है। तो यहीं पे अब हम लोग को बात करना है मिलर का एक्सपेरिमेंट, कि मिलर ने किस तरीके से बतलाया एविडेंस एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, किसने दिया था? मिलर। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। तो टाइम नहीं है अभी आप लोग के पास? ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं रुकते तो अभी और मिलर का एक्सपेरिमेंट कर लेते।